हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं अभिनव सिंह राठौर लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर 9। जी हाँ, क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 9 है मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, फ्रॉम 1870 टू 1947। इससे पहले हमने देख रखा था क्या पूरा का पूरा चैप्टर का और क्वेश्चन पेपर का स्क्रूटनाइजेशन, कितने सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर को जो है हम पॉसिबली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बात करी थी पूरे एमसीक्यूज के बारे में। बात करने वाले हैं एक नया एस्पेक्ट। जी हाँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये एक नया एस्पेक्ट आया है आपके सामने, क्वेश्चन पेपर में नया इंट्रोड्यूस करा गया है भाई, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले के जो ये क्वेश्चन है ये आप पहले 5th स्टैंडर्ड्स या उससे पहले सॉल्व करा करते थे, जो कि वन लाइनर के होते थे। ठीक है, तो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे ये आते हैं आपके जनरली 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। ठीक है, आपसे किस टाइप के यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां से आपसे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, आपसे कोई भी टाइप का फैक्ट पूछ लिया जाएगा, या आपसे एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन क्या होता है? कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बेसिकली वो रहेगा जिसपे आपसे डेफिनेशन के साथ साथ क्या पूछा जाएगा, एक फैक्ट भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वो होगा क्या आपका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये ही कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आते हैं किसमें, आपके 2 मार्क्स में। बाकी डेफिनेशन और फैक्ट वाले क्वेश्चन किसमें आ जाते हैं, आपके 1 मार्क्स में। ठीक है, बात करते हैं वर्ड लिमिट के बारे में। तो आते हैं आपके 10 वर्ड्स पे, किसके लिए, 1 मार्कर के लिए, और 20 वर्ड्स किसके लिए, 2 मार्कर के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है हमको इसमें हमेशा पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है, पॉइंट देने हैं, और हमको ये हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम एक की जगह 2 ही लगा कर आए। ठीक है, ताकि मार्क्स काटने की कोई उम्मीद नहीं रहे। ठीक है, तो बात करेंगे किसमें, 10 वर्ड्स आएंगे आपके कितने, 1 लाइन में, 20 वर्ड्स आएंगे आपके कितने, 2 लाइन में। ठीक है, ऐसा हमको अटेम्प्ट करना है क्या, आपका ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की, तो 100% प्रोबेबिलिटी रहती है आपको यहाँ पे जितने भी मार्क्स हैं उसमें से पूरे आने के। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ नंबर कट गए तो आगे जो है उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आगे ये प्रोबेबिलिटी जो होती है 100% की, ये कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसे अटेम्प्ट करने हमको क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जो कि रिलेटेड है इस चैप्टर से और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, What does HRA stand for? HSRA stand for? HSRA की बात करूं तो ये एक पॉलिटिकल संगठन था, किसका, हमारे भगत सिंह जी का। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उसका पूरा नाम था। पहले ये HRA हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर इसको भगत सिंह ने क्या करा, चेंज करा और क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। 1931 में ये एस्टैब्लिश होता है। आंसर क्या जाएगा इसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। Why did रविंद्रनाथ टैगोर renounce his knighthood? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो है, सर की जो उपाधि है, वो क्यों वापस कर दी? ये वापस करी थी उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग के कांड के विरुद्ध में। ठीक है, जब इतना हीनियस क्राइम हो जाता है तो उसमें उसका विरोध दिखाने के लिए क्या करते हैं, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जो है उन्होंने केसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया। हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। तो रिनाउंस नाइटहुड टू एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। इसलिए क्या करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हमारा क्या करते हैं, जो नाइटहुड होता है उनके पास सर की जो उपाधि होती है वो वापस कर देते हैं। नेम 3 लीडिंग मेंबर्स ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स या जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आता है उसके 3 मेजर लीडर्स के बारे में बताइए। तो कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं, लाल गंगाधर तिलक हो जाता है, लाला लाजपत राय। इनके अलावा चौथे भी थे, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष भी क्या थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल लीडर थे, जो कि पैसिव रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था गांधी जी से काफी पहले इन्होंने ही दे दिया था कि भाई हमको कैसे विद्रोह करना है, हमको लाठी से तलवारों से नहीं करना, अब हमको पैसिव रेजिस्टेंस दिखाना है, हमको पैसिव तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से हमको क्या करना है, विद्रोह दिखाना है। बट ये टोटल नॉन वायलेंस की तरफ नहीं थे। ठीक है, चलिए, नेम द वॉइस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल।
पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे वाइस रॉय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने क्या करा था, 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन है वो डिक्लेयर करा था, और उस टाइम पे ये कौन थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, नेम द लीडर्स ऑफ खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत एजिटेशन या खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स कौन आते हैं? तो अली ब्रदर्स आते हैं। कौन आते हैं? अली ब्रदर्स आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो नाम हमको देखने को मिलते हैं एज अ मेन लीडर, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर क्या करा था, इस खिलाफत मूवमेंट की अगुवाई करी थी, और पूरे इंडिया में इन्होंने भ्रमण भी करा था। What does RSS stand for? RSS जो है एक संघ है, एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या है फुल फॉर्म? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। Who was चित्तरंजन दास? चित्तरंजन दास कौन थे? यहाँ पे ये से बात हो रही है कि चित्तरंजन दास कौन थे। ठीक है, तो ही वॉज अ लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड अ प्रोमिनेंट फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट, हु स्पेशली वॉज एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ये काफी एक्टिव थे, और ये लॉयर थे कहां से? आपके ईस्ट बंगाल से। इन विच ईयर वॉज द रोलैक्ट एक्ट पास? रोलैक्ट एक्ट जो होता है, बिना किसी वकील, बिना किसी दलील का जो एक्ट होता है, ये कब पास होता है? तो रोलैक्ट एक्ट पास होता है 1919 में। कब होता है? 1919 में पास होता है। ये जो रोलैक्ट रहते हैं, ये कौन सा? जस्टिस रोलैक्ट के कमेटी बनती है, उसके तहत इसको पास करा जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? रोलैक्ट एक्ट। Who was BK देश? बटुकेश्वर दत्त कौन थे? ठीक है, तो वो फेलो नेशनलिस्ट थे किसके? भगत सिंह के। Who was accompanied with भगत सिंह when he threw a bomb in the सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह क्या करते हैं, साथ में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे ये बॉम्ब फोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि वो बॉम्ब में उसमें कोई भी टाइप के शार्पनल नहीं डालते हैं, बस धमाका करने के लिए और अपने पैम्पलेट्स बंटवाने के लिए क्या करते हैं कि अपना वहां पे बम फोड़ते हैं। ये बहरी सरकार किससे सुनेगी? किसी धमाके से ही सुनेगी, ये इनका क्या था? एक मानना था। Who was अंबाबाई? ठीक है, अंबाबाई कौन थी? तो शी वॉज द विडो ऑफ कर्नाटका, जिन्होंने अगेन क्या करा, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया अपना, और इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, इनकी एक्टिविटी की वजह से इनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया। ठीक है, शी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर हर एक्टिविटी। What is meant by सार्वजनिक? सार्वजनिक है, सर्व को मतलब ऑल, जनिक मतलब पीपल, सो फॉर ऑल पीपल। ठीक है, इज ऑफ और फॉर ऑल पीपल, इसका मतलब क्या हो गया? ऑफ या फॉर ऑल पीपल। Why did गांधी जी establish the नेटल कांग्रेस? नेटल कांग्रेस गांधी जी ने क्यों स्टैब्लिश करी? अब आप बोलोगे कल सर अभी आपने एमसीक्यू में बता दी कांग्रेस ऑलरेडी स्टैब्लिश थी। नेटल कांग्रेस गांधी जी ने आपके साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, और लड़ने के लिए 1895 में अलॉन्ग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी established the नेटल कांग्रेस इन डरबन साउथ अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे क्या था? अपार्थाइड सिस्टम क्या होता था साउथ अफ्रीका में फॉलो होता था, रेशियल सेग्रीगेशन, एक्सक्यूज मी, रेशियल सेग्रीगेशन का जो ऑफिशियल नाम था, जो पॉलिसी का, वो क्या था? अपार्थाइड था। तो उसके अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ने के लिए नेटल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट करा गया था। कब? 1895 में महात्मा गांधी द्वारा। कहां पे? डरबन साउथ अफ्रीका में। Name the Congress leader who did not share Gandhiji's idea of अहिंसा but respected him as the father of nation. फादर ऑफ नेशन की जब बात आती है और गांधी जी का नाम आता है, ठीक है, तो ऐसा कौन से नेता थे जो आइडिया ऑफ अहिंसा में बिलीव नहीं करते थे बट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करी इन्होंने गांधी जी की? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, जब फाइनली आईएनए अटैक करने भी जाता है तो रेडियो पे इन्होंने अनाउंस करा था कि मैं अपने राष्ट्रपिता से, हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी से क्षमा चाहूंगा कि भाई हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं, बट ये स्टेप हमारा जरूरी है। तो वहां से महात्मा गांधी के टाइटल या नाम आता है क्या? आपका फादर ऑफ द नेशन। तो सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट शेयर द गांधीजी's आइडिया बट रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। नेम अ सिग्निफिकेंट वुमेन लीडर ऑफ डांडी मार्च। डांडी मार्च में एक सिग्निफिकेंट वुमेन लीडर का नाम बताइए। तो यहाँ पे प्लीज आप कस्तूरबा बाई का नाम बिल्कुल ना लिखिएगा, उनकी वाइफ का यहाँ पे लिखिएगा क्या? सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन्होंने। गांधी जी पहले खिलाफ थे कि भाई वुमेन्स को डांडी मार्च में नहीं आना चाहिए, बट अल्टीमेटली सरोजनी नायडू जी हुई होती हैं जो कि गांधी जी को कन्विंस कर पाती हैं कि नहीं, वुमेन्स को भी क्या है, बराबरी का हक दिलवाना है, फ्रीडम तो उनके लिए भी है, तो उनको भी पार्टिसिपेट करने दीजिए। तो सरोजनी नायडू जी का डांडी मार्च में इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है टुवर्ड्स वुमेन एंड मेन इक्वालिटी। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ नरंगपुर कांग्रेस
उड़ीसा इन 1930s में जो कांग्रेस सेशन होता है नारंगपुर उड़ीसा में, उसके चेयरपर्सन या हेड कौन थे? तो बाजी मोहम्मद वो प्रेसिडेंट थे किसके? आपके कांग्रेस के। अब जो नरबंगपुर में कांग्रेस का सेशन होता है उड़ीसा में 1930s में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अपने बाजी मोहम्मद। What was the main slogan of the demonstration against the Simon Commission? साइमन कमीशन आता है 1930 के आसपास, ठीक है। ये अगुवाई करने आता है कि भाई क्या क्या चेंजेस जो है इंडिया में नेसेसरी हैं। साइमन कमीशन की इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये कमीशन जो कि इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा, इस कमिटी में एक भी इंडियन को नहीं रखा गया था, इसलिए इसका अपोज हुआ था और स्लोगन गया था क्या? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसी डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे अपने जो लाला लाजपत राय है उनको लाठी लग जाती है सर पे और उनकी डेथ हो जाती है, उनको शहादत हो जाती है उनकी। What was the slogan of क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं 1942 में आता है, गांधी जी द्वारा लाया जाता है और स्लोगन दिया जाता है डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी का यहाँ पे हालांकि ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि अहिंसा हो या वायलेंस हो किसी भी टाइप की। इनका कहना यह था कि भाई साहब अब या तो आर या पार वाली लड़ाई है, बट विदाउट वायलेंस, नॉन वायलेंट तरीके से। हु अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे एंड व्हेन? डायरेक्ट एक्शन डे की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे मुस्लिम लीग के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। कब निकाला था? 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा निकाला जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। ये था एक क्या अपने हक की लड़ाई के लिए, ऐसा उन्होंने बोला था। फिर डायरेक्ट एक्शन डे होगा, इस दिन वायलेंस होगी। तो मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को क्या था? आपका डायरेक्ट एक्शन डे। What were the initial demands of कांग्रेस? कांग्रेस की इनिशियल डिमांड क्या थी? इनिशियल डिमांड की बात आती है तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। ये थी क्या इनिशियल डिमांड्स हुआ करती थी कांग्रेस की मॉडरेट्स के टाइम पे। Why did the peasant set fire to police station in चौरी चौरा? चौरी चौरा कांड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फरवरी में होता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस चौरी चौरा के मैसेकर के बाद इसको वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा। गांधी जी बोलते हैं कि अभी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सत्याग्रह को समझ नहीं पाए हैं, अभी उनको ट्रेन करने की, उनको और जागरूक करने की जरूरत है। इस वायलेंस को देख के ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो पीजेंट सेट फायर द पुलिस स्टेशन चौरी चौरा बिकॉज पुलिस हैड फायर्ड on their peaceful demonstration। इसके रिटेलिएशन में पुलिस वालों को एक पुलिस स्टेशन में बंद कराया जाता है और उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही एक्सटेंसिवली देखे हैं हमने किसके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। यहाँ आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे आपके सामने, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो सिंपल लाइनर थे, सिंगल लाइनर थे। आपसे सिंपल या तो एक फैक्ट पूछा गया था या उसकी कुछ एक डेफिनेशन या आइडियोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया था। तो इसी तरीके के एक्सटेंसिव कोर्सेज के बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जहाँ आपको ये सब एजुकेशन मिलता है 100% फ्री। जी हाँ, किंडरगार्टन हो या क्लास 12th हो, सीबीएसई का हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या फिर आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन से मिलता है 100% फ्री विद क्वालिटी एजुकेशन। आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियोस वेरियस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। भाई अगर यूट्यूब पे नहीं आना आपको हमारे चैनल पे, तो आप कहाँ आ सकते हैं, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। यहाँ पे आप अगर 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी के साथ आपके लेकर आता है। तो रिसेंटली हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली जो है यूट्यूब पे 8 मिलियन के पार होती है, और इसीलिए आपके स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा तोहफा, मैग्नेट ब्रेन्स ने अब क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट भी प्रिपेयर करा है। जी हाँ, ये कंटेंट जो है ये बुक्स, ई बुक्स और बुक्स के फिजिकल बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल नोट्स का क्या मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये मटेरियल आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें, प्रेफरेंसेस भरें, अपनी डिटेल्स भरें, सबमिट करें। जैसी डिटेल्स हमारे पास आती हैं हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को और बढ़ाएं। 8 मिलियन तो अभी के 10 बचा है, 10 के बाद तो 20 बचा है, 20 के बाद तो बिल्कुल 50 भी बचा ही है। तो अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है और आगे मेहनत करनी है अपन सभी को, आपको और मेरे को, सभी को। तो साथ साथ हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।